चलिए आज हम लोग अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, यानी कि क्लास 10 की बात करते हैं। और क्लास 10 में बायोलॉजी का सबसे अंतिम चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा पर्यावरण। तो चलिए हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। यह बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आहार श्रृंखला के बारे में, आहार जाल के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, ओजोन परत के बारे में। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं पर बात करेंगे। पिरामिड क्या है ना, ऊर्जा का ऊर्जा जो है से कैसे खपत होती है, इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत बढ़िया से सीखना है। तो आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं? yes, तो ये क्लास 10 के सभी बच्चे हैं जो 2026 में आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्यावरण के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में हम लोग सीखते हैं। आखिर ये पर्यावरण है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए पर्यावरण किसे कहते हैं, इसको समझिए ध्यान से। हमारे चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, हमारे चारों ओर के जो क्षेत्र हैं जिसमें जैव और अजैव घटक दोनों, समझे कि नहीं, अजैव और अजैव घटक दोनों विद्यमान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। सर जैव और अजैव क्या है? जैव बोले तो सजीव, अजैव बोले तो निर्जीव। समझे कि नहीं? जैव बोले तो सजीव का मतलब क्या चीज? पेड़ पौधा, जीव जंतु, जानवर जितने भी आ जाएंगे, मनुष्य वगैरह जितने भी आ जाएंगे, यानी कि सजीव का चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव की भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब जैव घटक है। समझे कि नहीं? अजैव बोले तो मिट्टी क्या है? मिट्टी निर्जीव है ना, मिट्टी का इसमें वास है। हम लोग वायु कहते हैं, वायु क्या है? निर्जीव है। पानी कहते हैं, जल कहते हैं, क्या है? निर्जीव है। तो यही तो हमने परिभाषा दिया कि हम लोग के चारों ओर का क्षेत्र जो जैव और अजैव दोनों घटकों से है ना, दोनों घटकों से विद्यमान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इस बात को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख देंगे? कि हम लोगों के, ध्यान समझिए, हम लोगों के चारों ओर, हम लोगों के चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र जिसमें, चारों ओर का क्षेत्र जिसमें है ना, हम लोगों के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें जैव एवं अजैव, जैव एवं अजैव, जैव एवं अजैव दोनों घटक विद्यमान होते हैं। 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 उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है कि नहीं? जो बहुत बढ़िया से याद भी हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति पूछेगा पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अब इस पर्यावरण में होता क्या क्या चीज है? तो पर्यावरण में आप लोगों को देखिए तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें एक जो है मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल। क्या मिल जाएगा आपको? स्थल मंडल। स्थल मंडल बोले तो ये जो है मिट्टी वगैरह है कि नहीं, जितने भी स्थल जो हम लोग, जिस पर हम लोग खड़े हैं, जिस पर हम लोग बैठे हैं, है ना, जहां पे हम लोग चलते फिरते हैं, वह हो गया आपका स्थल मंडल। बहुत सारे जीव हैं जो आपके जल में पाए जाते हैं, तो ये भी क्या कहलाते हैं? जल मंडल। क्या कहलाते हैं? जल मंडल। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको वायु में मिलते हैं,
तो उसको हम लोग बोलेंगे वायुमंडल। क्या बोलेंगे? वायुमंडल। और इन तीनों में जो जीव रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। उसी को क्या बोलते हैं? जैव मंडल। तो यानी कि जैव मंडल में क्या हो गया? स्थल मंडल के जीव, जल मंडल के जीव, वायुमंडल के जीव। जीव बोले तो सजीव, है कि नहीं? वो सब जहां विद्यमान होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? जैव मंडल। अब एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। तो देख लेंगे हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं पारिस्थितिक। क्या देख लेते हैं? पारिस्थितिक। पारिस्थितिक तंत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारितंत्र। वो क्या चीज है इसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखिए, इस वायुमंडल में, पर्यावरण में सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं। अगर ये दोनों का आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान होते रहता है कि नहीं? जैसे सजीव हैं, सजीव इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उस सजीव को रहने के लिए वायु चाहिए जो अजैव घटक है। उस जीव को और सजीव को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, पानी अजैव है ना? उस जीव को, उस सजीव को इस सृष्टि पर रहने के लिए स्थल चाहिए, उसके लिए आपको क्या है? स्थल क्या है? तो अजैव मंडल है। समझ में आ रही है कि नहीं? हम भले जैव मंडल हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, पक्षी, ये सब के सब क्या है? जैव मंडल में आते हैं। सूक्ष्म जीव जैव मंडल में है। मगरमच्छ, सांप, छिपकली, जितने भी है सब जैव मंडल के प्राणी हैं। लेकिन इन जैव मंडल के प्राणियों को, मछली जैव मंडल प्राणी है, लेकिन इन जैव मंडल के प्राणियों को निर्भर रहना पड़ता है किस पर? अजैव मंडल पर। अजैव मंडल बोले तो मिट्टी पर, अजैव मंडल बोले तो है ना पानी में, अजैव मंडल बोले तो वायु में। इन सारे चीजों पर रहना जरूरी होता है। तो निश्चित है कि सजीवों के बीच और निर्जीवों के बीच एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। सजीव बोले तो जैव घटक के बीच और निर्जीव बोले तो अजैव घटक के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होते रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। उसी को बोलते हैं क्या चीज? पारितंत्र। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात को लिखेंगे, है ना, कि जैव एवं अजैव के बीच, जैव एवं अजैव के बीच, जैव एवं अजैव के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान, आदान प्रदान, है ना, जैव एवं अजैव के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कहते हैं। बड़ा सिंपली हम लोगों को समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना है और बायोलॉजी को समझ भी जाना है। समझे कि नहीं है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहां तक कब समझ में आ गया? यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को अगर आप ध्यान से देखिए, पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान से देखिए, तो आपको यह बात समझ में आएगा कि इसमें दो तरह के लोग जीव हैं। एक को हम लोग बोलेंगे जैव, एक को क्या बोलेंगे? जैव। जैव बोले तो क्या चीज? सजीव। जैव बोले तो क्या चीज? सजीव। और दूसरा क्या है? अजैव। अजैव बोले तो क्या चीज? निर्जीव। क्या है? निर्जीव। अजैव बोले तो क्या चीज? निर्जीव। जैव बोले तो सजीव में क्या चीज? सजीव में क्या चीज? तो पेड़ पौधे। क्या क्या चीज आ जाएंगे? पेड़ पौधे। और क्या आ जाएंगे? जानवर। पेड़ पौधे हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, मनुष्य हो जाए। हम लोग भी जानवरे हैं, है ना, लेकिन उच्च कोटि के जानवर है इसलिए इसको हम लोग मनुष्य बोलते हैं। और क्या आ जाएंगे? तो सूक्ष्म जीव।
क्या आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव। ये रहेंगे जैव में। अजैव बोले तो देख लीजिए जरा सा, अजैव बोले तो अजैव बोले तो देखिए जल, वायु और क्या चीज? मृदा। मृदा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी। और क्या चीज? प्रकाश। और जीवों के रहने के लिए तापमान यानी कि टेम्परेचर। क्या चीज? टेम्परेचर। ये सब क्या हो जाएंगे? अगर इसको बीच में ऐसे खींच दीजिए तो इधर जैव वाले हो गए। जैव में पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। अजैव में होता है निर्जीव, जल, वायु, मृदा, प्रकाश, तापमान। ये सब दोनों एक दूसरे के साथ सामंजन बैठा करके, है ना, इस तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। समझ में आ गई बात? yes, तो यहां तक के मैटर को आप लोग समझ लिए, कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं, अब आगे देख लीजिए। आगे जैसे ही हम लोग देखते हैं तो आगे इस बात को ध्यान में रखिए कि हम लोग बोलते हैं पेड़ पौधे। क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे। हाँ, देखिए बहुत सारे जानवर जो सीधे सीधे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। तो पेड़ पौधे पर कौन से जीव आश्रित रहेंगे? तो शाकाहारी जितने भी जीव रहेंगे वह घास पात पेड़ पौधे पर ही आश्रित रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस पेड़ पौधे को कौन खाएंगे? तो इस पेड़ पौधे को खाएंगे शाकाहारी जीव। कौन खाएंगे? शाकाहारी जीव। और इस शाकाहारी जीव को कौन खा जाएगा? मांसाहारी जीव। कौन खा जाएगा? मांसाहारी जीव। खाएगा कि नहीं खाएगा? देखिए इस पर्यावरण में कैसे एक दूसरे का हम लोग भोजन बन रहे हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं, वो बातों को समझना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है? पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल शाकाहारी जीव करेंगे। जो शाकाहारी जीव खाएंगे, है ना, उनको खाने वाला हो गया कौन चीज? मांसाहारी। क्या मांसाहारी जीव मरते हैं तो उनको भी कोई खाने वाला है? तो हाँ, उनको छोटे छोटे कीट मकोड़े खा जाते हैं। यानी कि इनको जो खाते हैं उसको बोलते हैं अपघटन कर्ता। क्या कहते हैं? अपघटन कर्ता। अपघटन कर्ता। अपघटन कर्ता में कौन कौन आ जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव बोले तो कौन कौन से जीव? तो सूक्ष्म जीव बोले तो जीवाणु, विषाणु, फंजाई, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, है ना, फंजाई, या इसी को क्या बोलते हैं? कवक। विषाणु को बोलते हैं हम लोग वायरस, जीवाणु को बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। उसके बाद देखिएगा फंजाई वगैरह हो गया। उसके बाद हो गया कीटाणु हो गया। क्या हो गया? कीटाणु हो गया। उसके बाद क्या हो गया? कृमि हो गया। क्या हो गया? कृमि। ये सब क्या करते हैं? ये सब सूक्ष्म जीव हैं। देखिएगा कि कभी कभी आपके यहाँ कोई, है ना, जानवर वगैरह जब मर जाता है, कभी कभी बिल्ली हो, गाय हो या कुत्ता हो, जब मर जाता है तो देखिएगा क्या चीज कि 2-3 दिन के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। वह क्या हो जाता है? स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाता है? तो उनको जो है ये सब सूक्ष्म जीव एक साथ इकट्ठे होकर के उनको क्या कर गए? खा गए। क्या कर गए? खा गए। और खा करके वो क्या कर दिए? वो खा लिए तो जीव मंडल से हम लोगों को दुर्गंध से बचा भी लिए और उनका भोजन की भी प्राप्ति हो गई, है कि नहीं? जो वो सब क्या कहलाएंगे? अपघटन करता। जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा एक तरह से क्या है? देखिए ये जो पेड़ पौधा है इसको हम लोग कहेंगे उत्पादक। इसको क्या कहेंगे? उत्पादक। इसको क्या बोलेंगे? उत्पादक। और जितने भी उत्पादक हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। क्या चीज की क्रिया करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्यों करेंगे? क्योंकि भैया इनका भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बोले तो क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण बोले तो
ये स्वयं अपना भोजन का निर्माण करेंगे। क्यों भाई? तो चूंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से इनके पत्तियों का रंग देखिएगा तो आपको हरा नजर आएगा, समझे कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि हर हरा चीज प्रकाश संश्लेषी होता है। अब आप अपने शरीर को हरा बना लीजिएगा तो आप प्रकाश संश्लेषी हो जाइएगा? नहीं। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। तो जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो क्लोरोफिल की वजह से यह क्या हो जाएंगे? हरा हो जाएंगे। इनमें एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। जैसे हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का मुख्य चीज क्या है? ब्लड। ब्लड बोले तो खून, और खून का रंग कैसा होता है? लाल। लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीम एक रंजक है जिसकी वजह से खून का रंग कैसा होता है? लाल। और ग्लोबिन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का संवहन करता है। ऑक्सीजन लाएगा, सब जगह पहुंचाएगा, प्रत्येक कोशिका तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फेफड़ा में पहुंचा करके हमारे नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ेगा, समझे कि नहीं? तो वह एक तरह से वाहन का काम करता है, संवहन कहते हैं उसको, समझे कि नहीं? तो जिस प्रकार से इन लोगों का हरा कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। हम लोगों के ब्लड का कलर लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की। उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। हम लोगों के शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा, आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। क्लियर हो गया? तो पेड़ पौधा को क्या बोलना है? उत्पादक। क्या बोलना है? उत्पादक। जो उत्पत्ति करता है, जैसे घास पात की उत्पत्ति करता है, उसको शाकाहारी जीव खाएंगे। खरगोश है खाएगा, फतिंगा वगैरह सब जितना भी देखे हैं, ग्रास हॉपर, वो सब खा जाएगा। उस ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा? मेढक। तो मेढक क्या है? तो मेढक शाकाहारी जीव भी है कि नहीं? और उस मेढक को कौन खा जाएगा? सांप। सांप क्या है? मांसाहारी जीव है। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों खाने वाले हैं। तो ये दोनों जो खाने वाले हैं, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। इसको क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता बोले तो उपभोक्ता के मतलब क्या होता है? खाने वाला। उपभोक्ता के मतलब क्या हो गया? खाने वाला। अब यहां मैटर को समझिए। तो आप देख रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में तीन तरह के जीव हैं। एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता, और एक है अपघटन करता। ये क्या है? अपघटन करता। तो याद रखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता। समझ में आ गई बात? अब जरा सा उपभोक्ता को समझ लीजिए। उत्पादक तो आप लोग समझ लिए। उत्पादक भैया जो प्रकाश संश्लेषण स्वयं करता है, इसमें पेड़ पौधा आएगा करेगा। उत्पादक में कौन आएगा? पेड़ पौधा। समझे कि नहीं? हम लोग भी हम लोग क्या हैं? हम लोग शाकाहारी है कि मांसाहारी हैं? हम लोग सर्वाहारी हैं। हम लोग शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, समझे कि नहीं? तो मनुष्य आता है किसमें? सर्वाहारी में। मनुष्य किसमें आता है? सर्वाहारी में। क्लियर हो गए? तो इस बात को अब समझिए। अब उपभोक्ता को समझिए ध्यान से। किसको समझिएगा? उपभोक्ता को। उपभोक्ता समझिए ध्यान से। अब उपभोक्ता मीन्स क्या चीज? जो खाने वाला है। तो खाने वाला तो यहां पे देखने की दोनों है, और भी हो सकता है। तो खाने वाले जो उपभोक्ता है उनकी कैटेगरी हम ऐसे बांटेंगे। देखिए, जो डायरेक्ट पेड़ पौधा को खाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? जितना भी शाकाहारी जीव है। शाकाहारी जीव किसमें होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में। उस प्राथमिक उपभोक्ता को अगर कोई मांसाहारी खा लिया तो वो हो जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता।
क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। अब इसको कोई और खा जाएगा तो उसको बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। और इसको भी कोई खा जाए तो उसको बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। और जो सबसे अंतिम उपभोक्ता होगा, या तो चतुर्थ वाला हो या तृतीय वाला हो, या हो सकता है कि द्वितीय उपभोक्ता ही अंतिम में हो, तो जो अंतिम में होगा उसको बोलते हैं उत्तम उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उत्तम उपभोक्ता। समझ में आ गई बात? यानी कि ध्यान समझिए, प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहेंगे? जो उत्पादक को खाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए उसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाए उसको बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। और जो तृतीयक उपभोक्ता को भी खा जाए, यानी कि जो, जैसे बाघ हो सकता है कि तृतीयक उपभोक्ता हो। जैसे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण हो गया, या खरगोश हो गया, या देखिए ना भाई, ग्रास हॉपर भी तो है, फतिंगा। जैसे फतिंगा क्या खाता है? घास पात खाता है। अरे भैया, वो क्या होता है, आपके पेड़ पौधे पर चिपक जाता है, देखे हैं कि नहीं? और उसमें से रस टान लेते हैं पेड़ पौधे का, उसको खाए। और उसको खा गया यहाँ पे आपको, माने प्राथमिक उपभोक्ता हो गया क्या चीज? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर हो गया ना, क्योंकि वह ग्रास हॉपर क्या किया? खा गया आपको पेड़ पौधा को, तो प्राथमिक उपभोक्ता। और इस कीट को खा गया, माने फतिंगा को खा गया मेढक। अब मेढक को खा गया सांप। सांप खा लिया, और सांप लास्ट में मर गया, तो उसको कौन समाप्त कर दिया? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव सबसे उत्तम उपभोक्ता हो जाएगा। और उत्तम है काहे नहीं? इसलिए उत्तम है कि अगर वो नहीं खाएगा तो इतना गंध करेगा सड़गल करके कि हम लोगों को नाक बंद करके भी पार होने में गड़गड़ हो जाता है। देखते हैं कुत्ता वगैरह सब, बिल्ली उल्ली मर जाता है तो हम लोग कितना महकता है, तो हम लोग नाक बंद करके जाते हैं। तो उनको समाप्त कर देता है ये उपभोक्ता, सूक्ष्म जीव। इस सब तो अच्छा चीज है तबे ना, उन लोगों का भी रहना बहुत जरूरी है। तो इस समझ में आ गया? अब कुछ पारिस्थितिक तंत्र को समझेंगे। जैसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को समझ लीजिए, वन पारिस्थितिक तंत्र को समझ लीजिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को समझ लीजिए। अगर इन सभी के बारे में बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपको जो है से आहार श्रृंखला समाप्त हो जाएगा। और आहार श्रृंखला के जाल को आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। जिसे ध्यान से समझिए। इसलिए तो अब यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या देखिएगा? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र समझिए। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए। क्या समझिएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो हरा पेड़ पौधा होगा। हरा पेड़ पौधा, इस हरे पेड़ पौधे को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर माने फतिंगा, कीट फतिंगा। तो ग्रास हॉपर खाया। ग्रास हॉपर को कौन खा लिया? मेढक। कौन खा लिया? मेढक। मेढक को कौन खा लिया? सांप। मेढक को कौन खा लिया? सांप। और सांप को भी खाने वाला है कौन? गरुड़ या गिद्ध। कौन खा गया? सांप को खा जाता है ना, गरुड़ या गिद्ध, वो खा लिया। चलिए देखिए ध्यान से। तो अब यहां पे इस मैटर को समझिए। हरा पेड़ पौधा क्या हो गया मेरे भाई? उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक। यह क्या हो गया? उत्पादक। ग्रास हॉपर इसको खाया तो ग्रास हॉपर क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खा लिया कौन? मेढक। तो मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। अब इसको खाया सांप, तो सांप क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता।
तृतीयक उपभोक्ता। इसको खा गया कौन? गरुड़ या गिद्ध खा गया, तो ये हो गया चतुर्थ उपभोक्ता। चतुर्थ उपभोक्ता, इसी को बोलेंगे उत्तम। यही लास्ट दिया हुआ है, इसको बोलेंगे उत्तम उपभोक्ता। जो अंतिम होगा वह उत्तम होगा। क्या होगा? उत्तम। लेकिन यहां पर और समझिए मेरी बात को ध्यान से। कैसे समझिएगा उसको समझिए कैसे से। देखिए, अब ये तो हो गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता, ये हम लोग पढ़े। लेकिन अब इस मैटर को समझिए। अब हम लोग जरा पोषी स्तर को समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला होगा वह हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर। क्या हो जाएगा? प्रथम पोषी। तो हमेशा उत्पादक जो होंगे वह कहलाएंगे प्रथम पोषी स्तर। यह क्या कहलाएंगे? प्रथम पोषी स्तर। प्राथमिक जो उपभोक्ता होगा पोषी स्तर का वह दूसरा भाग होगा, यानी कि इसको बोलेंगे द्वितीयक पोषी स्तर। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक पोषी स्तर। अब जो द्वितीयक होगा उसको बोलेंगे, पोषी स्तर पर बात करेंगे तो तृतीयक पोषी स्तर। क्या हो जाएगा? तृतीयक पोषी स्तर। और तृतीयक जो होगा, प्रथम द्वितीयक तृतीयक, तृतीयक को बोलेंगे चतुर्थ पोषी स्तर। क्या बात बोलेंगे? चतुर्थ पोषी स्तर। अब ध्यान से समझिए, जो चतुर्थ होगा पोषी स्तर में आएंगे तो पांचवा पोषी स्तर। क्या पोषी स्तर हो जाएगा? पांचवा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। जब हम लोग उत्पादक उपभोक्ता के बारे में तो आप लोग समझ गए, अपघटन करता भी। अपघटन करता इसमें कब होगा? जब गिद्ध मरेगा ना, उसको जब खा जाएगा तब वो हो जाएगा अपघटन करता। क्या हो जाएगा? अपघटन करता। अब देख लीजिए, जब पोषी स्तर की बात कीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा, अगर यहां पे प्राथमिक उपभोक्ता लिखा हुआ है तो वह द्वितीय हो जाएगा। जब यहां द्वितीय उपभोक्ता लिखा रहेगा तब पोषी स्तर तृतीय हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक को ही प्रथम पोषी स्तर कह देते हैं। समझे कि नहीं? तो प्रथम पोषी स्तर कौन हो जाएगा? हरा पेड़ पौधा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर हमेशा उत्पादक होगा, द्वितीयक पोषी स्तर हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये दोनों को दिमाग में रख लीजिएगा। समझे कि नहीं? जैसे आप समझिए, वातावरण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इस वातावरण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर है पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा भी डायरेक्ट, पेड़ पौधा पर ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूरा तंत्र विकसित करता है। जैसे पेड़ पौधा को सीधे तौर पर बाघ खाए या ना खाए, है ना, शेर खाए या ना खाए, लेकिन उस पेड़ पौधा पर निर्भर रहने वाले जीवों को ही बाघ खाता है या शेर खाता है। तो एक तरह से निर्भर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही हम बात बोल रहे हैं कि हरा पेड़ पौधा पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है, चाहे वह शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो। और वह पेड़ पौधा टिका हुआ है सिर्फ एक चीज पर, वह है सूर्य का प्रकाश। तो इस पूरे वातावरण में ऊर्जा का स्रोत कौन बन गया? सूर्य का प्रकाश। कोई दिक्कत? तो इसको लिखेंगे, क्वेश्चन आता है तो बताएंगे कि वातावरण में ऊर्जा का स्रोत। ये मत बोल दीजिएगा कि वायु, ये मत बोल दीजिएगा पानी, है ऊर्जा का स्रोत, लेकिन वातावरण में ऊर्जा का स्रोत माना गया है सूर्य के प्रकाश को। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे, वातावरण में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत किसको कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के
प्रकाश को। इतना बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? सूर्य के प्रकाश को समझे कि नहीं? यानी कि पेड़ पौधे ही मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका सूर्य का प्रकाश नहीं उगेगा, सूर्य नहीं उगेंगे तो उनका भोजन नहीं बनेगा। उनका जब भोजन नहीं बनेगा तो सारे शाकाहारी जीव मर जाएंगे। सारे शाकाहारी जीव मरने का मतलब टोटल मांसाहारी जीव मर जाएगा। मांसाहारी और शाकाहारी जीव मर जाने का मतलब सारे सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यानी कि पूरी सृष्टि क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो आपने स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को समझ लिया? समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से समझिए। अब हम लोग ऐसा देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र। क्या देख लेते हैं? वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र समझिए ध्यान से। वन पारिस्थितिक तंत्र में बस भैया हरे पेड़ पौधे हैं। क्या हैं? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हैं। हरे पेड़ पौधों को खा रहा है हिरन। डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या खा रहा है? हिरन। और हिरन को खा गया क्या चीज? बाघ। हिरन को कौन खा गया? बाघ। अब हमको बताइए, यहां पर तीन श्रृंखला हम बनाए हैं, तो हरा पेड़ पौधा को क्या बोलेंगे? उत्पादक। क्या बोलेंगे? उत्पादक। ई जो हो गया से क्या हो गया? प्रथम उपभोक्ता। क्या हो गया? प्रथम उपभोक्ता। और ये क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता। अगर इतना ही लिखा हुआ है तो यही हो जाएगा उत्तम उपभोक्ता। आया समझ में? अब ये क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता। अगर हम पोषी स्तर की बात करें तो बताइए, इसमें प्रथम पोषी स्तर का नाम बताइए। देख लीजिए, प्रथम पोषी स्तर का नाम बताइए। हरा पेड़ पौधा, ये हो गया प्रथम पोषी स्तर। ये क्या हो गया? प्रथम पोषी स्तर। ये क्या हो गया? द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर। और ये क्या हो गया? तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर। आ गया समझ में? अब गड़बड़ाइए मत। तृतीय पोषी स्तर, समझे कि नहीं? तो पोषी स्तर आप लोग समझ में आ गया ना? अगर पोषी स्तर की बात करेगा तो पहले ही से ले लीजिएगा, उत्पादके से। समझे कि नहीं? अब इसमें पूछ सकता है, इसमें ऐसा कि बाघ यहां पर कौन सा पोषी स्तर है, तो क्या लिखिएगा? तृतीय पोषी स्तर। ये श्रृंखला देकर के पूछेगा तब, ये नहीं कि बाघ के लिखिएगा कि तृतीय ही पोषी स्तर। ये चतुर्थ नहीं हो सकता है क्या? पोषी स्तर में हो सकता है। जब श्रृंखला को पहले देखिए कि क्या कहां तक लिखा हुआ है कि नहीं? तो याद रखिएगा, हमेशा प्रथम उपभोक्ता जो भी होगा वह जब भी होगा तो शाकाहारी जीव होगा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हो सकता है कि यह आपका मांसाहारी भी रहे, लेकिन प्रथम उपभोक्ता जो होगा हमेशा क्या होगा? शाकाहारी ही होगा। क्या होगा? शाकाहारी ही होगा। समझ में आ गया बात? अब देख लेते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या देख लेते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय बोलेंगे तो जल में क्या पाए जाएंगे? पेड़ पौधा तो नहीं पाया जाता, वहां तो शैवाल होगा। क्या होगा? शैवाल। तो शैवाल हो गया। इस शैवाल को कौन खाएगा? तो इस शैवाल को छोटी मछलियां खाएंगी। कौन सी खाएंगी? छोटी मछलियां। इस छोटी मछली को कौन खा जाएगा? तो इस छोटी मछली को खा जाएगा बड़ी मछली। कौन खा जाएगा? बड़ी मछली। बड़ी मछली का मतलब एक के बाद शार्क का ब्लू व्हेल की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना? जैसे जो छोटा छोटा मछली होता है उसको खा जाता है बड़ी मछलियां, गरई वगैरह, रोहू खा जाती है, केतला खा जाएगी, है कि नहीं? या अन्य प्रकार का जो है मछली खा जाएगी। और इन बड़ी मछली को कौन खा जाता है? तो बगुला वगैरह खा जाएगा। तो उसको हम पक्षी की श्रेणी में डाल देते हैं, है कि नहीं? कौन खा गया? पक्षी।
अब यहां पे देखिए शैवाल एक तरह से क्या हो गया, उत्पादक। शैवाल क्या हो गया, उत्पादक। और शैवाल बोले तो क्या है, काई वगैरह ये सब क्या है, सब पेड़ पौधा का नाम में आता है। तो ये हो गया उत्पादक। और ये क्या हो गया, प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उत्पादक कही थी पगला, प्रथम उपभोक्ता। ये वाला क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और पक्षी क्या हो गया यहां पे, तो एक हो गया तृतीयक उपभोक्ता। क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता। यहां तक सबको दिक्कत हो गया कि समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए, दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए, यहां तक की बात आप लोग समझ लिए। अब देख लीजिए ऊर्जा कैसे मिलती है जीवों को। जीवों को ऊर्जा यहां पर कैसे मिलता है, इस बात को समझिए। देखिए यहां पर जीवों को ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण। तो हम लोग देखेंगे ऊर्जा स्थानांतरण। क्या देखेंगे अगला टॉपिक, ऊर्जा स्थानांतरण। कैसे ऊर्जा मिलता है और उसमें चलता है ऊर्जा स्थानांतरण में 10-10% ऊर्जा जो है ना, 90% ऊर्जा ह्रास हो जाता है और 10% ऊर्जा दूसरे उपभोक्ता को प्राप्त होता है। कैसे, देखिए ध्यान से। और देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक पथीय संचरण में हो रहा है। यहां पर किसमें हो रहा है, एक पथीय। जैसे शैवाल से मछली, मछली से बड़ी मछली, बड़ी मछली से पक्षी। इसका पथ कैसा लग रहा है, एक पथ में जा रहा है, ऐसे तीर दे रहे हैं सब में, ऐसे ऐसे तीर दे रहे हैं। तो यह कैसा संचरण है, ऊर्जा का कैसा संचरण है, एक पथीय। कैसे संचरण हो रहा है, एक पथीय, है ना, एकदम सीधी रेखा में एक पथीय हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, या इसके पीछे भी देख लीजिए, एक पथीय हो रहा है। देखिए हरा पेड़ पौधा, ग्रास हॉपर, मेढक, सांप, गरुड़, एक पथीय न हो रहा है। यहां देख लीजिए सब एक पथीय हो रहा है। तो एक पथीय का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगा, तो हरा पेड़ पौधा को मिलेगा। समझे कि नहीं? और हरा पेड़ पौधा को जितना ऊर्जा है उसका 10% इसमें जाएगा, और इसके पास जितना ऊर्जा है उसका 10% इसमें जाएगा। जैसे देखिए आप इस बात मैटर को समझिए, ऊर्जा स्थानांतरण कैसे होता है। जैसे ये हरा पेड़ पौधा है, हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे हो गए। सबसे पहले के हम लेके चलते हैं, हरा पेड़ पौधा को कौन खा गया, ग्रास हॉपर। कौन खा गया, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा गया, मेढक। मेढक को कौन खा गया, सांप। सांप को कौन खा गया, गिद्ध, जिसको हम लोग क्या बोले, गरुड़। समझे कि नहीं? हम पहल का यही बनाए थे। देखिए सूर्य से सबसे पहले, सूर्य का सबसे पहले प्रकाश का प्रयोग डायरेक्ट रूप से कौन करेगा, हरे पेड़ पौधा। पेड़ पौधा करेगा। मान के चलिए कि पेड़ पौधा को 10,000 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हुई। कितना कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति हुई, 10,000 कैलोरी ऊर्जा इसको मिला। 10,000 कैलोरी ऊर्जा इसके पास है। क्यों है भैया, तो जो सीधे रूप में प्रकाश को इस्तेमाल करेगा उसकी स्वरूप बड़ा रहेगा। उसका स्वरूप कैसा होगा, बड़ा। तो आप देखिए सभी जीव जंतुओं से पेड़ पौधा बड़ा होता है। चाहे आप जो भी प्राणी ले लीजिए, उससे बड़ा कौन दिखाई देगा आपको, पेड़ पौधा। एगो पीपल के डाढ़े जो है इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका सब बच्चा के एक बार खड़ा कर दीजिएगा ना, उसका टहनिया के नापिएगा तैयो नहीं आपसे अलगेगा। इतना बड़ा हो जाता है कि नहीं, इतना भारी हो जाता है। क्यों भारी होता है, तो वह सीधे तौर पर सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करके ऊर्जा की प्राप्ति करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हरा पेड़ पौधा में होगा। समझे कि नहीं? उस हरे पेड़ पौधे को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर।
है ना, कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर। तो इसका पूरा का पूरा चला जाएगा इसमें नहीं, इसमें जो कैलोरी ऊर्जा जाएगा वो 10% जाएगा, 90% नहीं जाएगा। तो 10,000 का 10% निकालिएगा तो एगो जीरो हट जाएगा, एगो जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 1,000 कैलोरी ऊर्जा इसको मिला, 1,000 कैलोरी ऊर्जा इसको मिला। 1,000 का 10% ही इसका ऊर्जा, माने इसका जो खाया सामान उसका 1,000 कैलोरी ऊर्जा इस सबको मिल रहा है। इसको जो खाया कौन, मेढक, तो उसको मिल जाएगा, एक और जीरो हटा दीजिए 10% का मतलब, यानी कि 100 कैलोरी ऊर्जा इसको मिल रहा है। इसको कौन खा गया, सांप, तो सांप को कितना मिलेगा, 10 कैलोरी। कितना मिल जाएगा इसको, 10 कैलोरी। ई खा जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 कैलोरी। आ गया समझ में? तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, समझे कि नहीं? अब समझिए, 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, इसको मिला, सूर्य से सब लिया, 1,000 कैलोरी ऊर्जा मिला, यानी कि बहुत है। तो आप देखिए ना भाई, कीट फतिंगा सबसे ज्यादा है, पेड़ पौधा के बाद सबसे ज्यादा कौन है, कीट फतिंगा, समझे कि नहीं? कीट फतिंगा के बाद इसकी संख्या भी बहुत है, इसकी भी संख्या इससे थोड़ा कम है। सांप देखिएगा कम मात्रा में मिलेगा, और गिद्ध तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा, समझे कि नहीं? जैसे भोजन के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर जीव की यहां पर संरचना है, समझे कि नहीं? अगर गरुड़ बहुत सारा हो जाएगा तो सांप एकदम में फिर नहीं रहेगा। सांप अगर ज्यादा हो जाए तो फिर मेढके खत्म हो जाएगा। अब मेढक बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर ग्रासे हो पर खत्म हो जाएगा, समझे कि नहीं? फिर इसको सीधे रूप में इस्तेमाल पेड़ पौधा का कौन करेगा, समझ में आ रही है बात? तो ऊर्जा का स्थानांतरण 10% के नियम पर चलता है। किस पर चलता है, 10% के नियम पर चलेगा। समझ में आ गई बात? तो 10% नियम क्या है, तो भैया सबसे ज्यादा ऊर्जा, कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी हरे पेड़ पौधा में, उसका 10% मिलेगा ग्रास हॉपर को, उसका 10% मिलेगा मेढक को, मेढक सांप को, सबसे कम मिलेगा किसको, गिद्ध को। समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन जहर फैलता है ज्यादा, 90%। जहर कितना फैलता है, 90%, समझे कि नहीं? ऊर्जा की प्राप्ति कितनी होती है, 10%, और जहर की प्राप्ति कितनी हो जाएगी, 90%, समझे कि नहीं? अगर इसको कोई खा जाएगा तो इससे जो अगर विषाक्त अगर है तो 90% जहर इसमें फैल जाएगा। अगर ई जहरीला ज्यादा है तो इसका 90% इसमें खा जाए ये हो जाएगा, इसका 90% इसमें हो जाएगा, और सांप को खा जाएगा तो उसका 90% उसमें चला जाएगा। यानी कि जहर ज्यादा तेजी से फैलता है, समझे कि नहीं? सड़ा गला चीज खाइएगा तो आप तुरंत बीमार पड़ जाइए, क्यों? क्योंकि उसका 90% जहर आपके शरीर में पहुंच गया, और जो जहर खाए हुए व्यक्ति को खाएगा उसमें जहर और तेजी से फैल जाएगा, समझे कि नहीं? ऊर्जा का हरासमेंट ऐसे होगा, लेकिन जहर का नियम बदल जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसको अगर हम लोग एक पिरामिड में सजा लें, किसमें सजा लें, एक पिरामिड में, संरचना में इसको ढाल दें, तो संरचना कैसी होगी, पिरामिड की तरह होगी। कैसी होगी, पिरामिड की तरह। तो ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या समझना है। पिरामिड इसका बनाते, इसकी संरचना, आहार श्रृंखला की संरचना हम बना रहे हैं। तो संरचना का निर्माण हम ऐसे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, संरचना। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसकी संरचना कैसे होगी, तो संरचना पिरामिड की तरह। पिरामिड बोले तो पिरामिड ऐसे ही ना रहता है। आप देखिए, सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा कौन, हरा पेड़ पौधा। सब जगह आपको पेड़ पौधा घास पात दिखाई देगा, जहां जमीन पड़ती भी है वहां भी घास उगा हुआ रहेगा। देखे कि नहीं देखे हैं? तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहता है, हरा पेड़ पौधा। तो इसका हम यहां पे बना दे रहे हैं भैया, ये क्या है, हरा पेड़ पौधा है, हरा पेड़ पौधा। तो हरा पेड़ पौधा का जगह ज्यादा दे दिए, देख रहे हैं ज्यादा जगह है कि नहीं है? हर जगह आपको पेड़ पौधा दिखाई देगा। आप कितना भी वीरानो जगहों में जा रहे हैं तो वहां पे पेड़ पौधा आपको दिखाई देगा। तो पेड़ पौधा ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इसका बड़ा जगह मिला।
इसके बाद देखिएगा सबसे ज्यादा मात्रा में आपको कीट मकोड़े मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कीट मकोड़े। बरसात के दिन में तनी सुन बल्ब जलाइएगा तो दुनिया के वहां पे फतिंगा आ जाएगा। खेतों में जाइए ना, कितना फतिंगा मिलेगा। तो हरे पेड़ पौधा के बाद सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? ग्रास हॉपर का। तो इसका ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हो गया क्या चीज? ग्रास हॉपर, यानी कि हरा पेड़ पौधा बोले तो हरा पेड़ पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक। उत्पादक की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि यह प्रथम उपभोक्ता। तो प्रथम उपभोक्ता की भी संख्या इसके बाद होता है ज्यादा। और इसको खा गया मेढक, तो इसका और कम जगह है, तो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। यह क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को खा गया तृतीयक उपभोक्ता, इसकी संख्या और कम। आ रहा समझ में? अब भैया गिद्ध तो बहुत ही कम मिलता है, इसलिए इसका जगह और कम हो गया, है कि नहीं? इसका जगह क्या हो गया? और कम। तो देखे, इसको हम लोग पिरामिड बना दिए कि नहीं बना दिए? तो चतुर्थ उपभोक्ता में कौन आ गया? बाज। बाज या गिद्ध जिसको बोल रहे हैं, या जिसको हम लोग गरुड़ बोले थे, इसकी संख्या ऐसे भी देखिए बहुत कम होती है कि नहीं? तृतीय उपभोक्ता में कौन है? सांप। द्वितीय उपभोक्ता में क्या है? मेढक। प्रथम उपभोक्ता में क्या है? ग्रास हॉपर। और ये तो है भाई पेड़ पौधा, हम इसके लिए बनाए हैं। हम इसके लिए बनाए हैं। जैसे इसमें रहता था, इसमें हरा पेड़ पौधा, जैसे इसका पिरामिड अगर हम बनाए हैं यहाँ पे, तो देखिए नहीं ऐसे बनेगा पिरामिड। देखिए कैसे बनेगा। हरा पेड़ पौधा, ये हो गया हरा पेड़ पौधा, ये हो गया हिरन, ये हो गया बाघ। तो ये हो गया क्या चीज? उपभोक्ता, उत्पादक न जी, उत्पादक। ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और इसमें क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता में यहाँ पे क्या है? बाघ। इसके बाद प्रथम उपभोक्ता में क्या है? हिरन। और उत्पादक में क्या है? पेड़ पौधा। क्या है? पेड़ पौधा। आया समझ में? तो जिसका पिरामिड बनाना होगा बना दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पिरामिड भी आप लोग ये हो गया। और ये ऊर्जा का कैसा रास्ता है? तो एक पथीय संचरण है। कैसा है? एक पथीय संचरण है। यहाँ पे ऊर्जा का क्या देख रहे हैं? एक पथीय संचरण। ये संचरण देखे हम लोग, समझे कि नहीं? अब ये एक पथीय है। अगर यही ऊर्जा का, यही माने भोजन का बहुत सारा पथ हो जाए तो उसको कहेंगे जाल। उसको क्या कहेंगे? जाल। तो उसको बोलते हैं, क्योंकि ये आहार के बारे में एक दूसरे का आहार न पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग आहार जाल। क्या बोलेंगे? आहार जाल। तो अब हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं आहार जाल। जाल किसको कहेंगे? देखिए, अब देख लीजिए यहां पे, अगर एक धागा है तो वह एक सिंगल धागा हो गया, लेकिन धागों का एक समूह है तो उसको क्या बोलेंगे? जाल, है कि नहीं? अगर श्रृंखला, अगर खाने वाला एक पथीय है तो आहार श्रृंखला उस सबको कह रहे थे। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। लेकिन उस आहार को बहुत सारे तरीकों से खाया जा सकता है तो उसको बोलेंगे जाल। तो किसका जाल? तो आहार का जाल। समझे कि नहीं? तो उसको क्या बोलेंगे? आहार जाल। तो आहार जाल की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो आहार जाल की परिभाषा लिखा जा सकता है कि आहार श्रृंखलाओं के मिलने से आहार जाल बनता है। आहार श्रृंखलाओं के, आहार श्रृंखलाओं के मिलने से आहार जाल बनता है। आहार जाल बनता है। आहार श्रृंखला के मिलने से क्या बनता है? आहार जाल बनता है। जैसे देखिए यहां पर है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को सीधा सीधी कौन खा रहा था? हम लोग देख रहे थे। तो भैया इसको ग्रास हॉपर भी खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? अच्छा, क्या इसको डायरेक्ट तौर से, हाँ आप बताइए, खरगोश खाएगा कि नहीं खाएगा? खरगोश भी खा रहा है। क्या इस
पेड़ पौधा को हिरन नहीं खा रही है क्या डायरेक्ट रूप से, या इसको गाय वगैरह नहीं खा जा रहा है, भैंस वगैरह नहीं खा जा रहा है। तो इस पेड़ पौधा को खाने वाले तो बहुत सारे चीज है कि नहीं। और इस ग्रास हॉपर को कौन खा लिया था, मेढक। कौन खाया, मेढक। इस खरगोश को कौन खा सकता है, सांप भी डायरेक्ट खा सकता है। हिरन को कौन खा सकता है, बाघ। कौन खा सकता है, बाघ। समझ में आ रही है बात ना। इस मेढक को कौन खा गया, बाज। मरे हुए सांप को भी तो बाज खा जा रहा है। अब बाघ भी अगर मर जाएगा तो उसको भी सब खा जाता है, सब मरे हुए जानवरों को खा जाता है कि नहीं खा जाता है। अब देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, क्या यह बाज डायरेक्ट ग्रास हॉपर को खाएगा कि नहीं खाएगा, काहे नहीं खाएगा। जब ये मेढके का खा जाएगा तो फतिंगा को नहीं खा सकता है, पक्षी कीट फतिंगों को नहीं खा जाते हैं। अब क्या बाज डायरेक्ट खरगोश को नहीं खा जाएगा जी, डायरेक्ट खाइए जाएगा, कुछ को खा जाएगा। ये डायरेक्ट हिरनों मर जाएगा उसको भी खा जाएगा, डायरेक्ट अगर हिरन भी मर जाए तो उसको भी खा जाएगा। कौन, बाज। इसको भी डायरेक्ट आपको क्या करेगा, खा जाएगा। बाज जिसे सांपे को नहीं, खरगोश को भी डायरेक्ट क्या कर जाता है, खा जाता है। यानी कि बाज एक ऐसा प्राणी है जो प्रथम उपभोक्ता को भी खा जाए, जैसे मेढक को तो ही खा ही रहा था, सांप कोई खा ही रहा था, बाघ कोई खा ही रहा था। यानी कि प्रथम उपभोक्ता को भी खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा रहा है, प्रथम उपभोक्ता को भी खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा रहा है, प्रथम उपभोक्ता को भी खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जा रहा है। तो खा जा रहा है तो यहां भी डायरेक्ट एक जाल बन गया, यहां भी 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 बन गया, यहां भी। ये आहार श्रृंखला का जाल जैसा बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल। इसी को क्या बोलते हैं, आहार जाल। क्लियर हो गए, समझ में आ गई बात। ऐसा प्राणी जो सब कोई को खा जाए उसी को क्या बोलते हैं, बाज, है ना। और बाज जो है क्या बना दिया, एक तरह से आहार जाल बना दिया। क्या बना दिया, आहार जाल बना दिया। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अपघटनकर्ता। क्या नाम है, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता के बारे में समझ लेंगे। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता में कौन आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे। कौन आएंगे, सूक्ष्म जीव। पढ़ाए भी थे अभी हम लोग। अपघटनकर्ता में कौन आएंगे, सूक्ष्म जीव, है कि नहीं। तो सूक्ष्म जीव आएंगे। तो देखिए, अब चाहे पेड़ पौधा मरे या किसी भी प्रकार का कोई जानवर मरे, जीव जंतु मरे, उसको क्या करता है, सड़ा गला करके, खा पी करके फिर से उसको वातावरण में मिला देता है, माने शुद्ध कर देता है वातावरण को। वह कौन है, सूक्ष्म जीव है। कौन है, सूक्ष्म जीव। उसी चीज को कहेंगे क्या चीज, अपघटनकर्ता। तो क्या लिखेंगे अपघटनकर्ता में, पेड़ पौधे या जीव जंतु, पेड़ पौधे या जीव जंतु, या जीव जंतु, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, जीव जंतु पर क्रिया करके, पर क्रिया करके, पर क्रिया करके, पेड़ पौधे या जीव जंतु पर क्रिया करके, क्रिया करने का मतलब क्या, उसे सड़ा गला करके, उसे सड़ा गला कर, उसे क्या करके, सड़ा गला कर, उसे वातावरण, उसे वातावरण में मिलाने वाले को, मिलाने वाले को क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। अपघटनकर्ता कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा दे दी है। पेड़ पौधा या जीव जंतु पर क्रिया करके, उसे सड़ा गला करके, उसे वातावरण में मिलाने वाले को क्या कहेंगे हम लोग, अपघटनकर्ता कहेंगे। समझ में आ गई बात है, उसको अपघटनकर्ता कहेंगे। अब देख लेते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अब क्या पढ़ लेते हैं, अपशिष्ट पदार्थ।
अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या आप लोग दिमाग में आ रहा है? वैसा पदार्थ जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, खराब पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे? अनावश्यक पदार्थ को, अनावश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अनावश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ कितना? 2। एक हो गया जैव निम्नीकरण, एक क्या हो गया? जैव निम्नीकरण, निम्नीकरण। एक हो गया जिसको कहते हैं अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण समझे कि नहीं? जैव बोले तो सजीव, अजैव बोले तो निर्जीव, है कि नहीं? अब इसमें देखिए जैव निम्नीकरण किसको कहेंगे? जो सजीव से हमें अनावश्यक पदार्थ प्राप्त होगा, जैसे मल मूत्र, ये सब अनावश्यक पदार्थ है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसको हम लोग घर में रखते हैं, उसको लैट्रिन में जाकर डाल देते हैं। पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियां या सड़ा गला जितना भी उसकी टहनियां या उसका जो भी है, या खेर पतवार, ये सब क्या है? अनावश्यक पदार्थ है कि नहीं है? ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण है। अपशिष्ट पदार्थ 2 गो से निकलता है, निर्जीव से भी निकलेगा और सजीव से भी। सजीव से जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे? जैव, और निर्जीव से जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे? अजैव। तो ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं ताकि सब हट जाए। देखिए ध्यान से, जैव निम्नीकरण किसे कहेंगे? तो ध्यान समझिए, देखिए ध्यान से, है ना। जो सजीव से हमें अनावश्यक, जो सजीव से हमें अनावश्यक पदार्थ प्राप्त होगा, अनावश्यक पदार्थ प्राप्त होगा तथा सड़ गलकर, है ना, तथा सड़ गलकर प्राकृतिक में मिल जाएगा। क्या है वह? जैव निम्नीकरण है। क्या है? जैव निम्नीकरण। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, इस मिट्टी के लिए खाद का निर्माण कर देती है, तो बढ़िया चीज ना है जी। तो पेड़ पौधे की पत्तियां इसका बढ़िया उदाहरण है। पेड़ पौधे कहां हैं? सजीव में आते हैं। किसमें आते हैं? सजीव में आते हैं। जानवरों के मलमूत्र, जानवरों के मलमूत्र, जानवरों के मलमूत्र, ये सब किसमें आते हैं? तो भैया ये सब सजीव में है ना। इनसे खाद का निर्माण होता है। हम लोग तो गोबर छींटते हैं। गोबर क्या है? जानवरों का मलमूत्र ना है कि नहीं? अब हम लोग देखिएगा साग सब्जी के क्या चीज, छिलका वगैरह जो होता है सो, है कि नहीं? तो उसको लिख दीजिए क्या चीज? मलमूत्र, है ना। साग सब्जी के छिलका, साग सब्जी का छिलका, साग सब्जी का छिलका, है कि नहीं? पेड़ पौधे जीव जंतु का मृत शरीर, समझे कि नहीं? पेड़ पौधे जीव जंतु का मृत शरीर, ये सब क्या है? इस सबको अपघटन करता है सूक्ष्म जीव, और करता है तो क्या करता है? पुनः वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। लेकिन वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिलने की वजह से क्या हो जाता है? उर्वरा शक्ति उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है कि नहीं? गनौरा उनौरा सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, जैव निम्नीकरण है कि नहीं? उसका इस्तेमाल हम लोग किस में कर लेते हैं? उसका इस्तेमाल हम लोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो जीवों से जो हम लोगों को, सजीवों से जो हम लोगों को अनावश्यक पदार्थ मिलता है, जिसका उपयोग हम लोग फिर से अपने खाद्य के रूप में उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं,
तो एक तरह से क्या हो गया, जैव निम्नीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैव का पुनः निर्माण। और अजैव निम्नीकरण में देख लीजिए, अजैव निम्नीकरण में जो निर्जीव से हमें अनावश्यक पदार्थ प्राप्त होगा तथा सड़ गल करके प्राकृतिक में नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरण। तो क्या कैसे लिखेंगे? जो निर्जीव से हमें, जो निर्जीव से हमें अनावश्यक पदार्थ प्राप्त होगा तथा सड़ गल कर प्राकृतिक में नहीं मिलेगा, प्राकृतिक में नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक कभी मिलेगा जी? प्लास्टिक कभी प्राकृतिक में मिलेगा? प्लास्टिक जिसको पॉलीथीन बोलते हैं हम लोग, या जो भी हम लोग पानी उनी का बोतल इस्तेमाल करते हैं, वो बोतल है ना, क्या चीज? बोतल। ये सब ऐसा है जो हम लोगों को हानि पहुंचाएंगे। क्या करेंगे? हानि पहुंचाते हैं। या हम लोग पीड़कनाशी का इस्तेमाल करते हैं, पीड़कनाशी भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जल में घुल करके हमारे जलीय जीव जंतु को भी नष्ट करते हैं पीड़कनाशी, है कि नहीं? या कीटनाशी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब हम लोगों का, ये सब क्या है? सब निर्जीव पदार्थ है। निर्जीव पदार्थ जो गलता सड़ता है नहीं है, प्राकृतिक में पुनः नहीं मिलता है, बल्कि हम लोगों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे धातु बोले तो एल्युमिनियम, शॉर्ट में लिख देते हैं, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, ये सब जो धातु है, जिंक, ये सब क्या है? ये सब जल्दी सड़ते गलते नहीं है और हम लोगों के प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाते हैं खराब हो जाने के बाद। तो ये ऐसे अवशिष्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सजीवों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल हम लोग, है ना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए पुनः दोबारा रूप से कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हम लोगों ने पढ़ा अपशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ के बारे में। अब हम लोगों का सबसे अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है ओजोन परत। क्या नाम है? ओजोन परत। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ओजोन परत के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बना देगा? O3। क्या बना देगा? O3। सबसे पहले देखिए हम लोग किस मंडल में रहते हैं? तो हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य किस मंडल में रहता है? क्षोभ मंडल में। हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं, याद रखिएगा। नहीं भी याद है तो याद रखिएगा, हम लोग क्षोभ मंडल में, सब ज्योग्राफी का चीज है, हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। हम लोग बोल दिए तो सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधा, ये सब आ जाएंगे। और क्षोभ मंडल के ऊपर है एक और मंडल जिसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। तो लिखेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या है? तो भैया क्षोभे मंडल में आप लोग देखिएगा आंधी, तूफान, बारिश सब होता है इसी में, ठीक है ना। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन मंडल है? ऊपर समताप मंडल है। कौन मंडल है? समताप मंडल। जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो इस सबको पढ़ाएंगे, समताप मंडल होता है। और इसी समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन। ओजोन परत। कौन परत? ओजोन परत। ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत। कहां से? तो जब आप पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर तक कौन सा परत कहलाएगा? ओजोन परत, या इसी को बोलते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल समताप मंडल का ही एक भाग है। समझ में आ गई बात? अब बोलवे नहीं कर रहा है। और ओजोन का क्या काम है? तो देखिए सूर्य से एक किरण निकलती है जिस किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। क्या नाम है? पराबैंगनी किरण। सूर्य से, देखिए इस सूर्य भगवान से, समझे कि नहीं? देख लीजिए ध्यान से,
इस सूर्य भगवान से एक किरण निकलती है, उसका क्या नाम है? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण। इस पराबैंगनी किरण से अगर यह पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा? तो इस पराबैंगनी किरण, अगर यह पराबैंगनी किरण, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाएगी और हम लोगों के शरीर को अगर टच करती है यह किरण, तो हम लोगों को एक बीमारी देगी, बढ़िया बीमारी, नाम है उसका कैंसर, है कि नहीं? और कौन सा कैंसर देगा? त्वचा कैंसर। कौन सा देगा? त्वचा कैंसर। होगा कुछ नहीं, सिर्फ मर जाएगा आदमी, है कि नहीं? इस कैंसर से होता कुछ नहीं है, आदमी मरता है सिर्फ, है कि नहीं? तो यह जो है पराबैंगनी किरण से कैंसर की बीमारी होगी। उस कैंसर का नाम क्या है? त्वचा कैंसर। तो भैया इस पराबैंगनी किरण को अगर कोई रोकेगा तो सिर्फ एक ही परत है, उसका नाम है ओजोन। तो ओजोन हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? पराबैंगनी किरण को रोकता है कौन? ओजोन। कौन रोकता है? ओजोन। समझ में आ गई कि नहीं बात? ओजोन बोले तो O3, ओजोन बोले तो O3। बस अब बताइए कि ओजोन मंडल आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं महत्वपूर्ण है? आप सोच सकते हैं, अगर दिमाग होगा तो सोच सकते हैं, है कि नहीं? और इस ओजोन परत को नहीं रहने पर सीधे सीधे पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाएगी, और धरती पर आने के बाद हम लोगों को जो कैंसर होगा उसका नाम है त्वचा कैंसर। इसमें प्रत्येक आदमी, कैंसर का मतलब क्या चीज है ना? मरना ही मरना है। सेल डिवीजन ज्यादा होने लगेगा, कोशिका का विभाजन हद से ज्यादा होगा तो कैंसर की बीमारी होगी, है कि नहीं? तो ओजोन मंडल इस पराबैंगनी किरण को रोक करके हमारे शरीर को नुकसान होने से बचाता है कि नहीं? जीव जंतुओं को क्या करता है? बचाता है। तो ओजोन क्या किया? ओजोन जीव जंतु को क्या किया? बचाया। जीव जंतु को बचाया। किससे? पराबैंगनी किरण से। आ गया समझ में? समझ में आ गया? अब देख लीजिए, इसका सूत्र भी आप लोगों को लिख दिए कि O3 होता है। अब देख लीजिए, ओजोन परत को नुकसान किससे है? ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? को नुकसान किससे है? CFC गैस से है। कौन गैस से है? CFC गैस से है। CFC का मतलब क्या हो गया? C से हो गया क्लोरो, अब F से हो गया फ्लोरो, इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन। तो ओजोन परत को नुकसान किससे है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस से है। तो ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहां मिलता है? देखिए, तो CFC आपको मिलेगा, सेंट लगाते हैं उससे, इत्र में पाया जाता है, परफ्यूम जिसको बोलते हैं, चाहे वह परफ्यूम शरीर में लगाइए, चाहे रूम में लगाइए, चाहे जहां भी आप सेंट का इस्तेमाल करते हैं उसमें यही गैस पाया जाता है। कौन सा? CFC गैस, है ना? पहले रहता था फ्रिज में भी, और पहले रहता था आप लोगों को AC में भी, समझे कि नहीं? पहले रहता था, अब फ्रिज AC में नहीं रहता है ये गैस। कौन गैस रहता बताओ तो? खाली हमको हुकारी भर रही है। पहले फ्रिज और AC में कौन सा गैस निकलता था? CFC। और CFC वायुमंडल में जाकर के ओजोन परत को क्षय करता था। लेकिन आज के डेट में फ्रिज और AC में CFC नहीं पाया जाता है, बल्कि अमोनिया गैस डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अमोनिया गैस। तो लिख देते हैं कि अब फ्रिज और AC में अमोनिया गैस डाला जाता है। कौन गैस? अमोनिया गैस डाला जाता है। आया समझ में? अब CFC नहीं है, यानी कि अब फ्रिज और AC से ओजोन मंडल को कोई नुकसान नहीं है। समझे कि नहीं? देखिए ध्यान से समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, किसी भी जगह को गर्म कौन कौन सा गैस करता है? कोई गर्म गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, हम लोग हरित गृह गैस भी, है ना, हरित गृह प्रभाव में जब पढ़िएगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, है ना, ये जो है सबसे ज्यादा कौन करता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा गर्म कौन करता है, कार्बन डाई, ग्रीन गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ग्रीन गैस प्रभाव जब पढ़िएगा तो उसमें कौन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक परत का निर्माण करता है। सूर्य से जो किरण आती है उस किरण को पुनः वायुमंडल में जाने से रोक देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन, जैसे देखिए ये सूर्य भगवान का जैसे किरण आया, किरण आया कहां पे आया, पृथ्वी पर आया। किस पर आया, पृथ्वी पर आया। अब ये किरण यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, और यहां पर जो है से कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है अब उसको ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर नहीं जाने दिया तो सूर्य का किरण तो रह गया वायुमंडल में, तो वायुमंडल में रह गया तो इसको क्या किया, गर्म किया। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे यहाँ कितना है, 0.03%। तो यही इतना ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा ना तो इन लोग क्या करेगा, सूर्य के एक एक किरण को रोक देगा और पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी ना कि इस धरा पर दो ध्रुव हैं, एक है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। और यहां पर जब किरण सूर्य का आएगा और जब जाएगा नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़कर के अगर 1% हो जाएगा तो सब ध्रुव पर का बर्फ पिघल जाएगा। अब पिघल जाएगा तब पूरी धरती पानी में डूब जाएगी, समझे कि नहीं। इसलिए जितना है उतना ही काफी है, समझे कि नहीं। इतना ही में तो इतना गर्मी लगता है, समझे कि नहीं। और ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए सूर्य से सबसे निकट का ग्रह जानते हैं कौन है, से बुध है। कौन है, बुध। इसके बाद कौन है, शुक्र। लेकिन बुध और शुक्र में सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा काहे गर्म है, तो चूंकि यहां पर CO2 गैस ज्यादा है, यहां पर CO2 गैस क्या है, ज्यादा है। और जहां पर CO2 गैस ज्यादा होगा वह क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए बुध सूर्य से नजदीक है, इसके बावजूद भी उतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र। वजह क्या है, तो शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, गर्म ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं। समझ में आ गई बात, सुनाई दे रहा है। ये सब जो है CFC भी क्या है, गर्म गैस है, लेकिन सबसे गर्म गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। सबसे ज्यादा गर्म गैस है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जहां होगा वहां गर्मी रहेगा। पृथ्वी पर 0.03% है और इतना ही बहुत है, इतना ही क्या है, बहुत है। इसीलिए आपको चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, पेड़ पौधा ज्यादा लगाइए। पेड़ पौधा क्या कीजिए, ज्यादा लगाइए। अब समझिए, बार बार आप सुनते होंगे कि ओजोन परत में एक छिद्र है, ओजोन परत में एक छिद्र है, सुनते हैं कि नहीं है, एक छिद्र है। यह छिद्र कहां पर है बताइए तो देखिए यह छिद्र जो है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव में एक जगह है जहां पे नाम है अंटार्कटिका, है ना। इसी के सामने, उसी अंटार्कटिका के सामने बताया जाता था कि ऑस्ट्रेलिया महादेश जितना बड़ा है उतना बड़ा वायुमंडल में क्या है, छिद्र है, समझे कि नहीं। उतना बड़ा वहां पर क्या है, छिद्र है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत में एक छिद्र है, वह कहां पर है, तो बताइएगा अंटार्कटिका में है। कहां है, अंटार्कटिका में है। कहां है, अंटार्कटिका में। समझ में आ गई कि नहीं, बात आ गई। 1987 में, कहा 1987 में कनाडा में, कहां पे, कनाडा में। जैसे कनाडा बोले तो कनाडा, वैसे भारत बोले तो भारत में बहुत सारा देश जगह ना है, तो कनाडा में भी एक शहर है, उस शहर का नाम है मार्टियर शहर। क्या नाम है इसका, मार्टियर, मार्टियर शहर, समझे कि नहीं। कौन शहर, मार्टियर शहर में, है कि नहीं। सभी देशों का एक बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, सभी देशों का सम्मेलन हुआ।
सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन क्यों हुआ है ना? ओजोन परत को बचाने के लिए। किसके लिए? ओजोन मंडल को बचाने के लिए, बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को हम लोग कहते हैं मार्टियर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? मार्टियर सम्मेलन। समझ में आ गई बात है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछा जाएगा। और आज के डेट में अगर आपसे पूछेगा कि यह छिद्र है, अब खत्म हो गया, छिद्र सब बंद हो गया है ना। फ्रिज कूलर से जैसे ही सीएफसी गैस निकला है कि नहीं, पेड़ पौधा जो लगाया गया, इसकी वजह से अब क्या हो गया? अब छिद्र क्या हो गया? बंद। अब छिद्र बंद हो गया है, बंद हो गया है। अब कोई ओजोन मंडल में छिद्र नहीं है, यानी कि हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है इसको, है कि नहीं। और इस प्रकार से आपने ओजोन परत के बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त किया है कि नहीं। और जो भी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए, आप सभी बच्चों को बायोलॉजी का पूरा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। कहीं से कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।